अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है माफूकुल फितरत वाक़यात और सच्चे वाक़यात। मेरा नाम राशिद अशरफ है। मेरे ख़ानदान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगी इंतहाई दिलचस्प मावराए अकल वाक़यात से इबारत रही। ऐसी ही एक शख्सियत मेरे निहायत करीबी अजीज़ की है जिनके साथ पेश आने वाले वाक़यात का मैं गवाह भी हूँ। फ़र्ज़ कीजिए उन अजीज़ का नाम कमाल है। मेरी वालदा मोहतरमा ने मेरी मौजूदगी में कुछ अरसा कबल कमाल साहब के साथ पेश आने वाले वाक़यात को कलमबंद किया था, जिन्हें यहाँ महफूज करने की गर्ज से बयान कर रहा हूँ। कमाल साहब के वालिद यह जिक्र किया करते थे कि उनके ख़ानदान के बड़े बूढ़ों से ये रवायत है कि ख़ानदान की ख़वातीन की ज़िंदगियों पर एक बुरा साया है जो उनका ताक़ुब करता चला रहे। ये अजीब बात है कि उस ख़ानदान की कोई औरत अपनी इस दवाजी ज़िंदगी में खुश ना रह पाई। या तो उसे तलाक हो गई या फिर खावंद अच्छा ना मिलने की सूरत में खावंद का इंतकाल हो जाता। कई पुश्तों से ये बात जूं की तूं होती चली आ रही थी। खुद कमाल साहब के ख़ानदान की 3 ख़वातीन में दरमियानी की शादी के 2 साल बाद उन्हें बिला जवाज़ मसाइल ने अपने निर्गे में ले लिया। छोटी की शादी में मसाइल दरपेश थे, जबकि बड़ी बहन भी गैर शादीशुदा थी। कमाल साहब को बड़ी फिक्र रहती थी कि आगे क्या होगा, किन बहनों की शादियां हो पाएंगी। कमाल साहब के ताया साहिब हैसियत थे। उन्होंने लाहौर के इलाके गुलबर्ग में सन 1956 में शानदार कोठी बनाई। उनकी बेटियां भी निहायत हसीन व जमील थीं। इससे कबल कमाल साहब की सगी फूफी को उनके शौहर ने तलाक दे दी थी, जो बाद अज़ां पाकिस्तान आ गई थी और एक रोज़ पुरस्कार तरीके से आग में झुलस कर इंतकाल कर गई थी। कमाल साहब इस फिक्र में रहते थे कि इस मामले की खोज लगाई जाए कि आखिर उन्हीं के ख़ानदान की ख़वातीन के साथ ऐसा क्यों होता है। कमाल साहब अक्सर मज़ारों पर जाया करते थे। एक रोज़ वो कराची में वाक़े शाह वलायत के मज़ार से एक मजजूब को अपने घर ले आए और उसको तमाम मामले से आगाह किया। उस मजजूब ने कमाल साहब को एक हिंदुवाना अमल पढ़ने के लिए दिया जो महादेव शामी के नाम पर था। मजजूब ने कहा कि रात को चारपाई को औंधा करके उस पर लेट जाओ और चारों कोनों पर चंबेली के फूल और उसके साथ थोड़ा सा तंबाकू रख दो। इस अमल को 140 मरतबा पढ़ो। बुजुर्ग हाजिर हो जाएंगे और तुम्हें बता देंगे कि क्या माजरा है। सुबह को फूलों को किसी अंधे कुएं में डाल देना। इस अमल में दीगर अमलियात के अलावा ये अल्फाज भी शामिल थे कि रांगा सामी, जो कि हिंदुओं के एक बुजुर्ग थे, कसम है तुझे महादेव शामी की, ये बात बता जो ना बताए तो तेरी माँ बहन पर तलाक तलाक तलाक। कमाल साहब खुद तो ये अमल ना कर सके, मगर उनकी बड़ी बहन जो प्रोफेसर थी और नहायत नडर खातून थी, उन्होंने घर के एक कोने में यह अमल पढ़ना शुरू किया। अमल के दौरान 4-5 रोज़ तक उनकी तबीयत नहायत बोझल रही। 5वें रोज़ वह बुजुर्ग माँ अपने चेलों के हाजिर हो गए और वह सब एक दायरा बनाकर बैठ गए। बहन ने उनसे सवाल किया कि हमारे ख़ानदान ही की ख़वातीन के साथ ये बदबख्ती क्यों चली आ रही है। उन्होंने वादा किया कि इसका जवाब ज़रूर बताऊंगा, तुम पढ़ाई की मिकदार बढ़ाओ। फिर वो मुसलसल ख्वाब में आते रहे और एक रोज़ इंकशाफ किया, तुम्हारे ख़ानदान में 7 पुश्तों पहले किसी औरत ने एक फ़कीर को दरवाजे से धुतकार दिया था। उस हिंदू फ़कीर का नाम भी उन्होंने बड़ी बहन को बताया था। वह फ़कीर बहुत पहुंचा हुआ था और उसी की बद्दुआ थी जो नस्ल दर नस्ल उस ख़ानदान के ताक़ुब में थी। उस बुजुर्ग ने इसका हल ये बताया कि 7 जुमेरात तक 7 किस्म का खाना पकाओ और 7 फ़कीरों में तकसीम कर दिया करो। इसके बाद ये अमल पढ़ना बंद कर देना। उन बुजुर्ग की हदायत पर अमल किया गया। कुछ अर्से बाद बड़ी बहन की शादी एक बड़ी अच्छी जगह हो गई। ये उसी दिहाई का जिक्र है। बड़ी बहन अब हयात नहीं है। छोटी बहन डॉक्टर थी, जिनकी शादी भी एक अच्छे ख़ानदान में हुई और वह एक मुतमईन ज़िंदगी गुजार रही हैं। कमाल साहब के बकिया ख़ानदान की ख़वातीन भी मुतमईन ज़िंदगियाँ बसर कर रही हैं। चंद मज़ीद वाक़यात कमाल साहब के दर्ज करता हूँ। ये सन 1986 का जिक्र है, जब कमाल साहब एक सरकारी इदारे में एक आला ओहदे पर फाइज थे। उन दिनों मज़कूरा इदारे के पेशावर में वाक़या ब्रांच के सरबराह थे। एक रोज़ उनके कराची ऑफिस के एक दोस्त को फ़ोन आया, जिन्होंने कमाल साहब को एम ए जना रोड कराची पर वाक़े एक नई खरीद करदा दुकान की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की दावत दी। मज़कूरा दुकान सदर के जाने मुड़ने से कबल वाक़े अल आमना प्लाजा की निचली मंजिल पर वाक़ थी। उस ज़माने में उन्होंने कराची में 8-9 लाख मालियत का सामान रखा था। 8 मंजिला मज़कूरा प्लाजा उन दिनों ज़ेरे तामीर था, जबकि निचली मंजिल पर दुकानें फ़रोख्त की जा चुकी थीं। कमाल साहब पेशावर से कराची पहुँचे। इफ्तिताही तकरीब में 30-40 अफराद शरीक हुए। कुरान ख्वानी हुई और इसके बाद शुरका की तवाज़ो मशहूर ज़माना स्टूडेंट बिरयानी से की गई। कुरान ख्वानी के लिए एक मौलाना साहब मदऊ थे, जो ताम के वक्त कमाल साहब के बराबर बैठ गए और इसी दौरान वो कमाल साहब से सरगोशी में मुखातिब हुए, मुझे यहाँ इतने जन्नात नज़र आ रहे हैं कि जान लीजिए कि ये जगह कभी आबाद न हो पाएगी। कमाल साहब ने वजह पूछी तो मौलाना बोले, आप देख नहीं रहे हैं, बराबर में लड़कियों का स्कूल है और ये सब यहीं जमा रहते हैं। उस वक्त प्लाजा की 8 में से सिर्फ 2 मंजिलें ही तामीर हुई थीं और तीसरे के आहनी सरिये ऊपर की जानिब निकले नजर आते थे।
कुछ अरसे बाद ये हुआ कि उन साहब की दुकान बिल्कुल ठप हो गई। वो सारा सारा दिन गाहक की सूरत को तरस जाते। नतीजा ये हुआ कि वो साहब लाखों के मकरूज हो गए। तामीर शुदा 2 मंजिलें भी आबाद ना हो सकीं। जो आता था कुछ ही अरसे में छोड़कर चला जाता था। दोनों मंजिलों पर जाने वाले लोगों के साथ ये होता था कि जैसे किसी ने उनके पांव पकड़ लिए हों। खुद कमाल साहब ने भी एक मर्तबा ऊपरी मंजिल पर जाने की कोशिश की, मगर निहायत वाज़ेह तौर पर यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके पांव जकड़ लिए हों। वो उल्टे कदमों वापस लौट गए। इसके बाद उस जगह चंद एक दुकानें नजर आती रहीं। कभी कोई दर्जी बैठा नजर आया तो कभी कोई दूसरा मामूली कारोबार करने वाला। वक्त गुजरता गया। आज भी ये सूरत हाल है कि उस इमारत की 2 ही मंजिलें हैं, जबकि तीसरी के आहने सरिये उसी तरह बाहर की जानिब निकले नजर आते हैं। प्लाजा के सामने यानी एम ए जना रोड की जानिब चंद आमलों की दुकानें हैं, जिनके बोर्ड्स पर खोपड़ियां बनी नजर आती हैं। एक दुकान चाय फरोख्त करने वाले की है। प्लाजा उसी तरह वीरान नजर आता है। सन 1987 में कमाल साहब का तबादला पेशावर से कराची हो गया। इसके कुछ अरसे बाद कुछ मुस्तहकम कारोबारी हजरात ने उसी इलाके में एक जदीद तरीन इमारत बनाने का मंसूबा बनाया, जिसका नाम सी ब्रीज प्लाजा तजवीज़ किया गया। ये एक हस्पताल का मंसूबा था। उस ज़माने में टेलीविज़न पर भी इस मंसूबे का खासा चर्चा हुआ था। वह तमाम सरमायादार हजरात कमाल साहब के मालियाती इदारे में कर्ज के हसूल की गर्ज से आए। मंसूबे की फिल्म भी दिखाई गई। हस्पताल की इमारत तामीर हो गई। उस वक्त की निहायत खूबसूरत इमारतों में इसका शुमार हुआ, मगर आज लगभग 27 बरस गुजर चुके हैं। इमारत खाली पड़ी है। कमाल साहब का कहना है कि जब वो सरमायादार हजरात उनके दफ्तर में मंसूबे की फिल्म दिखा रहे थे तो उसके बराबर में मुझे अल आमना प्लाजा नजर आया और फौरन ही वो मौलाना साहब और उनकी पेशन गोई भी याद आ गई। सदर कराची जैसी सोना उगलने वाली जगह पर इन इमारतों का खाली पड़ा रहना एक अनहोनी नहीं तो और क्या है। सी ब्रीज की निचली मंजिल पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। शीशे टूटे नजर आते हैं। इमारत बुरे हालों में है। एम ए जनाह रोड पर सदर जाने वाला हर शख्स इन इमारतों का मुशाहिदा कर सकता है। खुद मैंने भी बचपन से मज़कूरा इमारतों को खस्ता हालो वेरान ही देखा है। इसके बरक्स इन इमारतों के बिल्कुल अकब में देखिए तो एक नया जहान आबाद है। ताज कॉम्प्लेक्स और बसों के अड्डों पर 24 घंटे रौनक नजर आती है। कमाल साहब ने एक और वाक़े की याद ताज़ा करते हुए बताया कि सन 1971 की पाक भारत जंग से चंद रोज़ कबल खारादर आगरा ताज कॉलोनी में अचानक कहीं से कुत्ता नमूदार हुआ और देखते ही देखते उसने 70 से 80 अफराद को काट कर गायब कर दिया। वहाँ की उम्र रसीदा ख़वातीन ने बताया कि अनकरीब कुछ होने वाला है, इसलिए कि उन्होंने अपने ख़ानदान की बुजुर्ग औरतों से ये सुना था कि इसी इलाके में कई बरस पहले एक कुत्ता इसी अंदाज में नमूदार हुआ था और दर्जनों लोगों को काट कर कहीं गायब हो गया था, जिसके बाद उस इलाके में एक बड़ी तबाही आई थी। इलाके के लोग ये बात सुनकर खौफजदा थे कि इसी असना में पाक भारत जंग छिड़ गई। आगरा ताज और मुल्हिका इलाकों में बम गिरे और खासा नुकसान हुआ। कमाल साहब की ज़िंदगी कई पुरस्कार वाक़यात से इबारत है। मैं उन्हें बचपन से देखता और उन वाक़यात को उनकी ज़ुबानी सुनता आया हूँ। कमाल साहब का ख़ानदान हिंदुस्तान से हिजरत करने के बाद पहले पहल रावलपिंडी में आबाद हुआ था और चंद साल गुजारने के बाद ये लोग कराची मुंतकिल हो गए थे। कमाल साहब का बचपन और नौजवानी का ज़माना रावलपिंडी के घर में गुजरा, जो हिंदुओं का छोड़ा हुआ पुरानी तर्ज का एक मकान था। कमाल साहब के कमरे में रात के ठीक 2 बजे छत से चिटक चिटक की आवाज़ आती थी। कमरे में एक आतिशदान भी था और रात को यूं महसूस होता था कि आतिशदान के अंदर कोई खरोंचे मार रहा हो। एक रात वो बिस्तर पर लेटे हुए थे कि उन्हें यूं महसूस हुआ कि कोई उनके सीने पर सवार हो गया है। बोझ नाकाबिले बर्दाश्त था। उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, जिसकी वजह से वो नामालूम बोझ दूर होता चला गया। इसके बाद उनके पड़ोसी ने बताया कि तकसीम से कबल इस मकान में एक जवान साल हिंदू लड़की का कत्ल हुआ था, जिसकी लाश को चिमनी से आतिशदान में फेंक दिया गया था। कमाल साहब और उनके अहले खाना सन 1948 से सन 1965 तक इस मकान में मुकीम रहे। इस मकान की अगवी दीवार से मुल्हिका एक जगह थी, जिसके अगले हिस्से में जो सड़क की जानिब था शहर के एक मारूफ डॉक्टर चिराग दीन का क्लिनिक था। इस क्लिनिक के पिछले हिस्से में जिन्नात का डेरा था और वो हिस्सा वीरान रहता था। कमाल साहब कराची से जब भी रावलपिंडी जाते वो हिस्सा ज़रूर देखते। सन 2004 तक वो जगह वीरान ही रही थी, जबकि आसपास के तमाम इलाके में नई तामीरात हुई और बाहर रौनक दुकानें और नए नए मकानात सर उठाते चले गए। कमाल साहब के मुताबिक कुछ ऐसे मजजूब और फ़कीर लोग होते हैं जो आपसे बात भी सही ना करेंगे। उनकी बातें मुबहम होंगी और अक्ल व दानिश के खिलाफ। उनके पास जाने से अमूमन फैज़ हासिल होता है। उनमें कुछ ऐसे फ़कीर होते हैं जिनके पास बाकायदगी से जाने से आदमी को दस्ते गैब से माली इमदाद हासिल हो जाती है। ये सन 1976 की बात है, जब कमाल साहब के एक वाकिफ़कार रिटायर्ड पुलिस अफसर ने उन्हें बताया कि कराची के इलाके लियाकताबाद में वाक़े फिरदौस सिनेमा के बिल्कुल बराबर में जो गली अंदर जाती है, उसमें थोड़ा सा आगे जाने के बाद बाएं हाथ सराफा बाजार के फ़ौरन बाद एक चबूतरे पर एक बुजुर्ग अक्सर बैठे नजर आते हैं। जो उनके पास जाता है उसे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है।
चुनाचे एक रोज़ कमाल साहब भी वहाँ जा पहुँचे। वो उन दिनों शदीद माली परेशानियों का शिकार थे, जबकि उन पर घर की जिम्मेदारियां भी थीं। क्या देखते हैं कि एक साहब जिनकी दाढ़ी मूंछें साफ थी, उम्र 40-42 साल के करीब, लंडे की कमीज़ और पुरानी सी पतलून पहने चबूतरे पर बैठे हैं। पास ही एक कंबल पड़ा था। उनके इर्द गिर्द 10-15 बिल्लियां बैठी थीं। कोई कंबल के अंदर से निकल रही थी, कोई उसमें दाखिल हो रही थी और चंद एक उन साहब के करीब मंडला रही थी। कमाल साहब उनके पास बैठ गए और उनसे सवालात करते रहे, अपने मसाइल के बारे में बताते रहे, मगर उन्होंने कोई जवाब ना दिया और बेमायनी बातें करते रहे। कमाल साहब ने उनको कुछ पैसे देना चाहे तो वो बोले, हमारे किस काम के, ले जाओ। कमाल साहब मायूस होकर वापस जाने लगे तो वो बोले, मिठाई ले आओ। कमाल साहब ने करीबी एक दुकान से मिठाई खरीदी और उन साहब की नज़र की। वो उसे देखकर कहने लगे, ये क्या है, बर्फ़ी लाने को कहा था। कमाल साहब बर्फ़ी ले आए, जिसे उन्होंने रख लिया। कमाल साहब ने उनके पास जाना शुरू कर दिया। अंदाज़ा हुआ कि वहाँ आने वाले दीगर अफराद भी बर्फ़ी ही लाते हैं। सामने एक छोटी सी दुकान थी, जिसके मालिक ने कमाल साहब के पूछने पर उन्हें बताया कि जब से पाकिस्तान बना है, इन बुजुर्ग को यहीं देखा है, इनके हुलिये में भी कोई फ़र्क नहीं आया और ना ही इनके मामूलात में। ये तब से इतनी उम्र के लगते हैं। सामने वाली इमारत के मकीन इनको खाना पहुंचाते हैं, लोगों से सिर्फ वो मिठाई मंगवाते हैं, पैसे बिल्कुल नहीं लेते। मिठाई बिल्लियां खा जाती हैं। कभी कभार मेरी दुकान से 2 ब्लेड भी मंगवा लेते हैं। मजजूब आदमी है। इनके अजीज़ व अकारिब कौन है हमें नहीं मालूम। कभी किसी अजीज़ को यहाँ आते नहीं देखा। जिस मकान से इन्हें खाना पहुँचाया जाता उसका मालिक पहले बहुत ही गरीब हुआ करता था, अब वो 14-15 बसों का मालिक है। हम इन्हें बिल्ली वाले बाबा कहते हैं। कमाल साहब मुसलसल बिल्ली वाले बाबा के पास हाजिरी देते रहे। रफ्ता रफ्ता उनके माली हालात बेहतर होना शुरू हो गए। कमाल साहब महीने में 2-3 मरतबा उनके पास जाते थे और हमेशा बर्फ़ी ले जाना नहीं भूलते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि कमाल साहब ने बर्फ़ी खरीदी और उसमें से एक टुकड़ा खा लिया। बर्फ़ी डिब्बे में बंद थी। बाबा ने डिब्बे को देखते ही खफकी से कहा, तुमने रास्ते में खा लिया, तुम्हारे काम नहीं होंगे। एक मरतबा कमाल साहब को बर्फ़ी न मिली, सो वो कलाकंद ले गए। बाबा साहब ने बंद डिब्बे पर एक नज़र डाली और कहा, यह बर्फ़ी नहीं है, बर्फ़ी लाओ। वक्त गुजरता चला गया। कमाल साहब की हाजिरी कायम रही। सन 1982 में उनकी बड़ी बहन की शादी अचानक तय हो गई। कमाल साहब के पास इंतज़ाम नहीं था। वह सख्त परेशानी के आलम में बाबा के पास गए। बाबा ने कहा, इंतज़ाम हो जाएगा, सब हो जाएगा। शादी में 3 माह बाकी थे। कमाल साहब भाग दौड़ में लगे हुए थे। उन्हीं दिनों एक साहब ने उन्हें 6000 का चेक दिया, जिसे जेब में डाले वो बाबा के पास पहुंचे, बर्फ़ी खरीदी और उनके पास बैठ गए। अपनी परेशानी का जिक्र करने लगे। बाबा सुनते रहे, फिर गुस्से से कहने लगे, 6000 का धंधा करके आ रहे हो और कहते हो पैसा नहीं है, सब खींच लूँगा। कमाल साहब डर गए, मुआफ़ी मांगी। इसके बाद अल्लाह का करना यह हुआ कि उन्हें इतने काम मिलते गए कि 2 माह में उनके पास तकरीबन 2 लाख रुपये आ गया। जिस दिन उनकी बहन की बारात थी उस रोज़ तक रकम मिलती रही थी। निहायत अच्छे तरीके से शादी हो गई। इसके बाद कमाल साहब का बाबा के पास मुसलसल जाना होता रहा। कमाल साहब की बड़ी बहन की शादी 80 की दिहाई में हुई थी। उनके शौहर वकील थे। वो एक इंतहाई ईमानदार आदमी थे। इसी ईमानदारी के सबब उनकी वकालत बिल्कुल नहीं चलती थी। कमाल साहब की बहन भी मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़ती रहती थी। एक रोज़ उन्हें ख्वाब में किसी ने कहा कि तुम्हारा भाई कराची में है। वह फिर 2 सिनेमा के पीछे एक बुजुर्ग के पास जाता है, तुम भी उसके पास जाओ। वो कराची पहुंची और कमाल साहब उन्हें बिल्ली वाले बाबा के पास ले गए और कहा कि उन्हें अपने मसाइल के बारे में बताओ। वह मुबहम बातें करेंगे, मगर तुम घबराना नहीं, उनके पास आना ही फैज़ है। बाबा कमाल साहब की बहन की बातें सुनकर हाँ हाँ करते रहे। कहा कि अब अपने घर जाओ और बिल्लियों को बर्फ़ी खिलाओ। वो ये अजीबोगरीब बात सुनकर खामोश हो गईं। बाहर कैफ अपने घर, जो कराची से सैकड़ों किलोमीटर दूर था, पहुंचते ही उन्होंने 1 किलो बर्फ़ी मंगवाई और घर की छत पर रख दी। कुछ देर बाद छत पर गईं तो क्या देखती हैं कि अजीब अजीब शक्लों वाली मुख्तलिफ उम्रों की 25-30 बिल्लियाँ छत पर मौजूद हैं और रग़बत से बर्फ़ी खा रही हैं। बिल्लियाँ बर्फ़ी खाकर चली गईं। उनके शौहर की रकम, जो एक तवील अरसे से किसी शख्स के पास थी और वो टाल मटोल से काम ले रहा था, उसी शाम को क्या देखती हैं कि मज़कूरा शख्स वो रकम लेकर खुद चला रहे। इसके बाद उनके हालात बहुत अच्छे हो गए। कमाल साहब बिल्ली वाले बाबा के पास जाते रहे। 90 की दहाई की बात है। एक रोज़ वो 1 माह के वक्फे के बाद वहाँ पहुँचे तो मालूम हुआ कि चंद रोज़ कबल बाबा का इंतकाल हो गया। 80 की दहाई का जिक्र है। कमाल साहब किसी काम से रावलपिंडी गए और DAV कॉलेज रोड पर वाक़े पाकीज़ा होटल में ठहरे। क़याम के लिए 4थी मंजिल पर कमरा लिया। रात के 12:30 बजे जब वो बिस्तर पर लेटे थे तो अचानक उनका पलंग ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। पहले वो समझे शायद ज़लज़ला आ गया है। इसी असना में कमरे में खसी की आवाज़ सुनाई दी। खौफ से बुरा हाल हो गया। हिम्मत करके उठे और कमरे में वाक़े चिमनी से नीचे झांक कर देखा तो क्या देखते हैं कि नीचे एक तंदूर है। हालांकि बाद में मालूम हुआ कि वहाँ कोई तंदूर नहीं। चारों नाचार बकिया रात जाग कर गुजारी और सुबह होते ही वहाँ से निकल भागे। उस होटल के मालिक का ताल्लुक दिल्ली के एक कारोबारी ख़ानदान से था। आपस में नाचाकियाँ थीं।
बाद अज़ां वो होटल फ़रोख्त हो गया और अब उसकी जगह एक प्लाजा बन चुका है। इस मौका पर मैं 2 वाक़यात बयान करता हूँ जो कि मेरी वालदा मोहतरमा और मामू के साथ पेश आए। ये सन 1967 की बात है। वालदा साहिबा कॉलेज में पढ़ती थी। एक रोज़ उनकी वालदा यानी मेरी नानी ने उनको और उनसे 2 छोटे बहन भाइयों को सर्कुलर रेलवे के ज़रिए, जो उन दिनों नई नई शुरू हुई थी, सैर कराने का प्रोग्राम बनाया। तय हुआ कि ये लोग ट्रेन में मलीर हॉल्ट में बैठेंगे और आखिरी स्टेशन तक जाएंगे और उसी ट्रेन से वापस आ जाएंगे। वालदा मोहतरमा बयान करती हैं कि हम मलीर हॉल्ट से सवार हुए। कुछ देर बाद अचानक अम्मी मेरे पास से उठकर खड़ी हो गई और कहा कि मैं अभी आती हूँ। मैंने देखा कि उसी डिब्बे में एक कोने में एक मैले कुचैले हुलिये वाला फ़कीर बैठा है। ट्रेन में दोनों अतराफ नशिस्तें थी और दरमियान में खासी कुशादा जगह। डिब्बा भी काफ़ी लंबा था। मैंने देखा कि उस फ़कीर के पास आसपास कुछ औरतें बैठी हैं। अम्मी भी उनमें जाकर बैठ गई। मैं बहन भाइयों को संभालने में मसरूफ़ हो गया। थोड़ी देर बाद अम्मी वापस आईं और उन्होंने मुझे बताया कि उस फ़कीर ने हाथ से इशारा करके बताया कि तुम्हारा आखिरी वक्त यहाँ होगा। कुछ ही देर में यूनिवर्सिटी रोड की रेलवे क्रॉसिंग आ गई। उस ज़माने में उस लकोदिक वीराने में हर तरफ झाड़ियाँ थीं और किसी किस्म की आबादी का कोई निशान तक ना था। झाड़ियों के दरमियान ही से यूनिवर्सिटी रोड गुजरती गई। कई बरस बीत गए। कराची तेज़ी से फैलना शुरू हो गया। नई स्कीमें बनती चली गईं और गुलिस्तान जौहर के इलाके ने सर उठाया। भाई ने वहाँ एक फ्लैट ले लिया जिसके सामने दारुल सेहत नामी हस्पताल था, जो अब खासा बड़ा हस्पताल बन गया। जनवरी सन 1994 में अम्मी का इंतकाल हुआ। इंतकाल के वक्त वो दारुल सेहत में ही दाखिल हुई थी, जहां उनको लियाकत नेशनल हस्पताल से 1 माह दाखिल रहने के बाद बावजह अचानक मुंतकिल किया गया था। मुझे उस फ़कीर की बात याद आ गई जिसने अम्मी को बरसों पहले कहा था कि तुम्हारा आखिरी वक्त यहाँ गुजरेगा। मेरे सगे मामू रईस अख्तर साहब के साथ पेश आने वाला एक हैरत अंगेज़ वाक़या भी सुन लीजिए। ये सन 1976 की बात है। मामू और उनके दोस्त सबूर उस ज़माने में मलीर के मशहूर उस्ताद शहाबुद्दीन से बंसरी और दीगर मौसीकी के आलात की तालीम अपने शौक़ की खातिर लिया करते थे। उनकी तवज्जो बंसरी सीखने पर थी, जिसके शहाबुद्दीन उस्ताद तस्लीम किए जाते थे। उस्ताद के पास पहले, दूसरे और तीसरे काले की 3 बंसरियाँ थीं और वह निहायत महारत से उन्हें बजाते थे और अपने शागिर्द को यह फ़न मुंतकिल करने में खासी दिलचस्पी लेते थे। अचानक चंद खास मुकामात पर अपने वज़ा करदा चंद ऐसे सुर लगाने में यद तूला रखते थे जिनसे मौसीकी की लय इंतहाई पुरकशिश हो जाती और उसमें एक ख़ास किस्म का लोच पैदा हो जाता। खासकर नसीम बेगम का गाया हुआ गीत निब्बुआं दा जोड़ा, जिसकी यूट्यूब पर वीडियो मौजूद है, वो इंतहाई महारत से बजाते थे और रईस अख्तर साहब भी इसमें खासी महारत हासिल कर चुके थे। सन 1976 में मलीर की आबादी कम थी। ये लोग मलीर फुटबॉल ग्राउंड, जो मलीर 15 के अकब में वाक़ था, उसकी क्रिकेट पिच पर रात के 10 बजे के बाद बैठा करते थे। लोगों के घर छोटे छोटे हुआ करते थे और रात का ये वक्त ही बंसरी और बैंजो वगैरह के लिए मुनासिब होता था। एक रोज़ जब रईस अख्तर बंसरी और सबूर बैंजो पर निब्बुआं दा जोड़ा बजा रहे थे, माहौल पुरकैफ था। उस्ताद शहाबुद्दीन सामने बैठे थे कि अचानक उन दोनों को महसूस हुआ कि एक खनकदार आवाज़ है जो करीब आती चली जा रही है। चंद ही लम्हों में उन दोनों के अकब में वो आवाज़ थम गई। रईस अख्तर साहब ने गर्दन घुमाकर बेख्तियार पीछे देखा तो क्या देखते हैं कि एक नौखेज लड़की, तिरछी मांग, इंतहाई गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, बालों में बेले के फूलों की लटें, हरे रंग के लिबास में खड़ी। उन्होंने बेख्तियार सवालिया नज़रों से उस्ताद शहाबुद्दीन की जानिब देखा तो उस्ताद ने आंखों और हाथ के खफीफ से इशारे से मौसीकी की प्रैक्टिस जारी रखने को कहा। कुछ देर बाद बेले की तेज़ खुशबू मांद पड़ती गई और बिल आखिर ख़त्म हो गई। ये दोनों शागिर्द यही समझ रहे थे कि कोई मुकामी लड़की है जो बांसुरी की आवाज़ सुनकर बेख्तियार खिंची चली आई है। गाना ख़त्म हुआ तो रईस अख्तर साहब और सबूर ने उस्ताद से इस बारे में पूछा। वो खामोश हो गए, फिर आहिस्ता से बोले कि मैंने तुम लोगों को किसी वजह से गाना ना रोकने को कहा था। ये लड़की जिन्नात में से है, मुझ पर आशिक है, मेरी धुन पर फरीफ्ता है। उस्ताद शहाबुद्दीनों ने मजीद ये बताकर हैरान और परेशान कर दिया कि एक रोज़ ये मुझे अपने साथ ले जाएगी। उस वाक़े के अगले ही रोज़ रईस अख्तर और सबूर को इतला मिली कि उस्ताद शहाबुद्दीन अचानक इंतकाल कर गए हैं। मौसीकी की तालीम का सिलसिला रुक गया, महफिल उजड़ गई। मगर कुछ अरसे बाद उन दोनों ने शादियों की महफिलों में प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। उस्ताद शहाबुद्दीन की तीनों बंसरियाँ उनके हमरा होती थीं। उस ज़माने में कराची शहर के हालात पुरसकून हुआ करते थे। शादियों में मौसीकी के प्रोग्रामों के इनकाद का एक रिवाज सा हो चला था। ये प्रोग्राम रात रात भर जारी रहते और फजर की अजान के साथ ख़त्म होते। सऊदाबाद मलीर के इलाके में ऐसे ही एक प्रोग्राम में रईस अख्तर और सबूर बांसुरी और बैंजो बजा रहे थे। आधी रात हो चुकी थी कि उन्होंने निब्बुआं दा जोड़ा छेड़ दिया। रईस अख्तर बताते हैं कि कुछ ही देर में वही लड़की जिसकी शक्ल उन्हें उस वक्त तक अच्छी तरह याद थी, एक गोशे से नमूदार हुई और उनके सामने एक खाली कुर्सी पर बैठ गई। वो एक आलम वारफ्तगी में धुन की जाने मुतवज्जा थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी।
उन दोनों हजरात के औसान खता हो गए, मगर उन्होंने गाना ख़त्म नहीं किया। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो लड़की वहाँ से जा चुकी है। कब, कहाँ और किस जानिब, इस बात का अंदाज़ा उन्हें हरगिज़ नहीं हुआ। ये सिलसिला रुका नहीं और 1 बरस तक जारी रहा। रईस अख्तर और सबूर को प्रोग्राम कम कम मिलते थे, मगर जब भी मिलते और जिस वक्त भी वो निब्बुओं का जोड़ा बजाते, वो लड़की कहीं से नमूदार हो जाती। एक रोज़ उन दोनों ने यह तय किया कि अब वो किसी प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। नीज़ सबूर ने, जिनका बाद में एक हादसे में इंतकाल हो गया था, ये फैसला किया कि उस्ताद की तीनों बंसरियों को उनकी कब्र के सरहाने दफन कर दिया जाए। रईस अख्तर साहब ने उनकी बात से इत्तफाक किया और एक रोज़ उन दोनों ने जामिया मलिया के मशहूर मारूफ कब्रिस्तान में उस्ताद शहाबुद्दीन की कब्र के सरहाने बांसरियों को दफन कर दिया। वो दिन आज का दिन उन्हें वो लड़की कभी नजर न आई। 90 की दहाई के वस्त में एक रात ये ज़रूर हुआ कि रईस अख्तर साहब की सोते में अचानक आंख खुल गई। चूड़ियों की खनक सुनाई दी और फिर बेले के फूलों की तेज़ जानी पहचानी खुशबू भी महसूस हुई। मैंने पहले अपनी वालदा का तज़किरा किया कि कैसे उनको किसी भारी जगह नादीदा कुव्वतों की मौजूदगी का एहसास हो जाया करता था। चंद बरस कबल हैदराबाद सिंध में हमारे एक अजीज़ ने अपने नए घर में हमें मदऊ किया। रात का वक्त था और हमारे मेज़बान हमें अपने घर का एक एक कमरा, हर एक गोशा दिखा रहे थे। पहली मंजिल पर वाक़े एक कमरे में वालदा दाखिल हुई। उनके हमरा मैं भी था। वो चंद सातों तक वहाँ रुकी और फिर बाहर का रुख किया। हमने कुछ देर उस घर में क़याम किया और फिर चले आए। चंद रोज़ बाद हमें कराची मुंतकिल होना था। चंद माह गुजर गए। उधर हैदराबाद वाले हमारे उन अजीज़ का बड़ा बेटा अचानक बीमार हो गया। हज़ारों रुपए मुख्तलिफ टेस्टों पर सरफ हुए। कराची के सबसे बड़े हस्पताल से भी रुजू किया गया। नतीजा ये कि टेस्ट की रिपोर्ट ने नॉर्मल, और उधर साहिबजादे की तबीयत में वहशत बढ़ती जा रही थी। फिर एक बुजुर्ग को बुलाया गया, जिन्होंने पूरे घर को अच्छी तरह देखा और मालूम हुआ कि पहली मंजिल के उसी कमरे में जिन्नात का बसेरा था, जहाँ मेरी वालदा दाखिल होते ही फ़ौरन बाहर चली आई थी। मेरी वालदा साहिबा निहायत कमगो हैं। उस वक्त भी अपनी इसी आदत की बिना पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, मगर उस घर का किस्सा सुनने के बाद मालूम हुआ कि वालदा जूं ही उस कमरे में दाखिल हुई, उनकी ये कैफियत हुई गोया गर्दन के निचले हिस्से में किसी ने बर्फ़ भर दी हो। उनको झुरझुरी सी आई और फ़ौरन इस बात का एहसास हो गया कि इस कमरे में कुछ है। अहम बात यह है कि आज से 2 साल कबल क्लिफ्टन कराची में वाक़ एक मारूफ मगर उजाड़ अस्पताल में भी, जो ऊंचे ऊंचे साल खुर्दा दरख्तों से घिरा हुआ है, उनकी यही कैफियत हुई। मैं उस वक्त उनके हमरा था। हम लोग फ़ौरन ही वहाँ से बाहर चले आए। मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अपनी खाला मरहुमा के बयान करदा दिलचस्प वाक़यात भी दर्ज करता चलूँ। उनका नाम रज़िया रज़ाक था। इसी नाम से उनके मज़ामीन और अफसाने सियारा डाइजेस्ट, नक्श और उर्दू डाइजेस्ट में 60 की दिहाई में शाया हुआ करते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी। मुझे बहुत अजीज़ रखती थी। उनकी शादी 80 की दिहाई में एक छोटे से शहर में हुई थी। वो साल में 2 मरतबा हमारे पास आती थी और उनके आते ही घर में रौनक सी हो जाया करती। एक मरतबा उनके घर के एक गोशे में भीड़ों ने रातों रात छत्ता बना लिया। उनके शौहर ने शाम को कहा कि कल सुबह एक आदमी आएगा जो इनके छत्ते को जला देगा। इस तरह ये कुछ तो मर जाएंगे और बाकी फरार हो जाएंगे। खाला रात गई छत्ते के पास गई और वहाँ खड़े होकर कहा, कल सुबह तुम्हें जला दिया जाएगा। अगर खैरियत चाहती हो तो रातों रात कहीं और चली जाओ। जी हाँ, अगली सुबह छत्ता बिल्कुल खाली था। उन्हीं दिनों की बात है कि उनके घर में एक चूहा कहीं से आ धमका। इससे कबल कभी ऐसा नहीं हुआ था। चूहे ने रात की नींद हराम कर दी। इधर आंख लगती उधर खड़बड़ शुरू। एक रोज़ खाला ने जिद छोड़कर एक डंडा संभाला और स्टोर का, जहाँ से चूहे की दौड़ भाग की आवाज़ आ रही थी, रुख किया। अंदाज़ा हुआ कि आवाज़ टीन के एक खाली कनस्तर के अंदर से आ रही है। उन्होंने लकड़ी संभाली और ढक्कन को एक तरफ हटा दिया। वहाँ एक सफ़ेद रंग का छोटा सा चूहा था जो कनस्तर में गिर गया था और वहाँ से निकलने की कोशिश में छलांगे लगा रहा था। खाला ने डंडे को हाथ में थामा और चाहा कि चूहे को वहीं ख़त्म कर दिया जाए, मगर अगले ही लम्हे वो शशदा रह गई। क्या देखती हैं कि चूहा एक कोने में सिमट गया, अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हुआ और इसके साथ ही उसने अपने अगले दोनों हाथ खाला के सामने जोड़ दिए। खाला मरहुमा ने कनस्तर उठाया और खामोशी से गली में जाकर चूहे को आज़ाद कर दिया। सोहोरी का डाक बंगला। मेरी बीवी के अंदर माफूकुल फितरत असरात को महसूस करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा और गैर मरई चीज़ों को देखने की कुव्वत बहुत तेज़ है। यही कैफियत मेरी माँ की भी थी। दर हकीकत ये कोई ख़ानदानी चीज़ मालूम होती है। मेरी माँ को पूरा यकीन था कि वो किसी भी मकान को काफ़ी फासले से देखकर बता सकती थी कि वो बदरूहों का मस्कन था या नहीं। उन्होंने मुझे ये बात इस तरह समझाई, देखो, अगर कुछ लोग किसी मकान में बहुत दिनों तक रह जाते हैं तो उनकी रूहें उस मकान से, उसकी दीवारों से, उसके दरवाज़ों से, उसके हाथों में लगे हुए दरख्तों से, बल्कि हकीकत यह है कि उस मकान के एक एक हिस्से से इस तरह चिमट जाती हैं कि मरने के बाद भी उन रूहों की तमन्नाएं उस मकान पर अपना गैर मरई साया डालती रहती हैं। अब अगर तुम खुदा साज कुव्वत के मालिक हो तो उन अरवाह के ज़ाहिर होने से पहले फ़िज़ाही में तुम्हें उनका अदराक हो जाएगा। यूँ समझो कि ख्वाहिश पूरी ना होने पर पैदा होने वाली अफसुर्दगी और उदासी का एक नोहा हवा में सुनाई देता है।
और अगर तुम ऐसे किसी मकान में दाखिल हो गए तो तुम्हें अपनी रूह पर बोझ महसूस होगा। खारिज अज हवास अदराक के मामले में मेरी माँ की कुव्वत बहुत ही तेज़ थी और मेरे साथ जब उनका क़याम था तो मुझे दोबारा इसका तजुर्बा हुआ। मेरा नाम मूसा रज़ा है। एक बार जब वो मेरे साथ रहने के लिए अहमदाबाद आई तो उन्होंने अपने पड़ोस की जीनत नामी एक लड़की का किस्सा मुझे सुनाया। वो उसे बहुत पसंद करती थी। उस लड़की को एक बदमाश से मोहब्बत हो गई जिससे उसने शादी कर ली, लेकिन बाद में उसके हाथ सिर्फ पछतावा आया। वो शादी खासी तबाहकुन साबित हुई। वो शख्स उस लड़की को ज़हनी अजियत पहुंचाने के अलावा अक्सर व बेशतर मारता पीटता रहता। जब मेरी माँ हमारे यहाँ आई तो उसके चंद माह बाद एक रोज़ सुबह को बेदार हुई तो वो खासी परेशान थी। जब मैं उनके कमरे में उनकी खैर व आफियत पूछने गया तो उन्होंने मुझे अपने पास बैठने के लिए कहा और फिर बोली, रात मैंने बहुत भयानक ख्वाब देखा है। मैंने देखा है कि जीनत ने खुदकुशी कर ली और मैं चीख रही हूँ। मैं इस कदर चीखी कि आधी रात को मैं जाग गई और बड़ी मुश्किल से मुझे दोबारा नींद आई। 3 दिन के बाद मद्रास से मेरी बहन का खत आया जिसके आखिर में उन्होंने हमें जीनत की खुदकुशी की खबर दी थी। उसने सोने से पहले जहर खा लिया था और नींद ही में मर गई। जब हमने उसकी मौत की तारीख और वक्त को अपनी माँ के ख्वाब से मिलाया तो उनमें पूरी मुताबिकत थी। लेकिन एक ज़्यादा दिलचस्प वाक़या अशरा सन 1960 की इब्तदा में उस वक्त पेश आया जब मैं पालनपुर का कलेक्टर था। मेरे बेटे जाफ़र की उम्र उस वक्त 1 साल से भी कम थी और मेरी माँ हम लोगों के हमरा पुराने बंगले में मुकीम थी। पालनपुर के कलेक्टर के बंगले की इमारत बेढंगे तरीके से 2 हिस्सों में बटी हुई थी। बड़ा वाला हिस्सा पुराना था जो तकरीबन 100 साल पहले तामीर हुआ। उसकी दीवारें ईंट और गारे से बनी थी, लेकिन उसकी छत और फर्श कीमती लकड़ी से बने थे। उस हिस्से में 10-12 रिहायशी कमरे थे। इसके अलावा मुलाकातियों को बिठाने और मेहमानों की ज़ियाफ़त के लिए बहुत बड़े बड़े कमरे थे। ज़ियाफ़त वाले कमरे में कोई 40 आदमियों के लिए एक बहुत बड़ी मेज़ थी। एक मेहराबी रास्ता एक कमरे की तरफ जाता था जिसमें ब्रिज खेलने के लिए एक मेज़ रखी थी। ये इमारत बरतानवी पॉलिटिकल एजेंट की ज़रूरियात को पेश नज़र रखकर बनाई गई थी, जो अंग्रेज़ों की फरमा रवा कुव्वत का नुमाइंदा होता था। वो शाही तकारीब के मौके पर नवाबों, राजाओं और सरदारों को शराब व कबाब की महफिलों में मदऊ करता था। तमाम कमरों में आतिशदान बने हुए थे क्योंकि रेगिस्तान के करीब होने की वजह से सर्दियों के मौसम में पालनहार किसी हद तक ठंडा हो जाता था। चूंकि इस मकान को गर्मियों में धूप से बचाने के लिए बनाया गया था, लिहाजा इसकी छतें इतनी ऊंची थीं कि दिन के वक्त भी नजर नहीं आती थीं। इन ऊंची छतों से पुराने फैशन के पंखे लटके हुए थे जो तकरीबन 10 फुट लंबे यानी कमरे के साइज के मुताबिक थे और इनकी रस्सियां चरखियों के जरिए बाहर जाती थीं जहां पंखे वाला बैठकर उसे खींचा करता। एक बार मैंने कमिश्नर को रात के खाने पर मदऊ किया जो मेरे दफ्तर के मुआयने के लिए आए हुए थे। मैंने 2 और मेहमान भी मदऊ कर रखे थे। इस बार बड़ी मेज़ के एक किनारे जब हम चारों बैठे तो गोया हम गुम होकर रह गए। उस ऊंची छत से एक लंबे तार के जरिए लटकने वाला इकलौता बल्ब हम लोगों वाले हिस्से को भी मुश्किल से रोशन कर पा रहा था। बकिया पूरा कमरा तारीकी में डूबा हुआ था। इस तारीक माहौल का नतीजा ये था कि हम लोग लाशऊरी तौर पर गुफ्तगू भी बहुत धीमे लहजे में कर रहे थे। इस मकान के किनारे एक छोटा सा बरामदा था जिसकी छत ढलवान थी। वो बरसाती का काम भी देती थी। चूंकि बरसाती से मुलाकाती कमरे तक एक फिसलवा रास्ता बना हुआ था, लिहाजा महाराजाओं की कारें बराह रास्त मुलाकाती कमरे तक जा सकती थीं और गवर्नर या वायसराय उनके इस्तकबाल के लिए दरवाजे तक चलकर जाने की जहमत से बच जाते। हम इस बारादरी को अपनी पुरानी जीप के गैराज के तौर पर इस्तेमाल करते थे, जो इतने बड़े रास्ते की वुसअत में तने तनहा और उदास उदास नजर आती। बेडरूम में वसी और रीज वार्डरोब बने हुए थे जिनमें ज़माने कदीम में अंग्रेज अफसरों के सूट और उनकी बीवियों के गाउन और शाबू ख्वाबी के लिबास लटकते होंगे। इस इमारत का छोटा वाला हिस्सा गालिबन इसी सदी में बनाया गया था। इसके निचले हिस्से में दफ्तर के लिए 2 कमरे और एक मुलाकाती का कमरा था। मैंने अपना दफ्तर वहीं कायम किया हुआ था क्योंकि इस तरह अमला बंगले के अहाते से बाहर रिहायशी मकान से कुछ फासले पर बैठ सकता था। इस नए हिस्से की पहली मंजिल पर 3 बड़े बड़े और 2 छोटे छोटे बेडरूम और बहुत से बरामदे थे। चूंकि मेरा खानदान मेरे अलावा मेरी बीवी और मेरी माँ पर मुश्तमिल था जो हम लोगों से मिलने के लिए आई हुई थी, लिहाजा हमारे लिए पहली मंजिल के कमरे ही काफ़ी थे। हमने एक छोटे कमरे को बावर्ची खाने में और एक बरामदे को खाने के कमरे में तब्दील कर दिया था। इमारत का बड़ा हिस्सा हम सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करते जब हमारे यहाँ कुछ मेहमान ठहरने के लिए आते। बंगले में एक पुख्ता टेनिस कोर्ट भी थी और कभी कभार नवाब पालनपुर, नवाब राधनपुर शहर के कुछ हमायदीन और सुप्रिटेंडेंट पुलिस आ जाते थे तो हम वहाँ टेनिस खेलते और उसी बड़े वाले हिस्से के बरामदे में चाय पीते थे। इस बंगले में कई बाग भी थे, लेकिन पानी की कमी की वजह से उनको तरोताज़ा और सरसब्ज हालत में रखना दुश्वार था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन बागों के आधे दर्जन बाशिंदे यानी बड़े वाले कछुए बड़े सेहतमंद थे, हालांकि अब वो ज़ईफ़ हो चुके थे। ऐसी हालत में ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि मेरी माँ ने यह महसूस किया कि वो मकान बदरूहों का मस्कन है। वो बड़े हिस्से के अकब से आधी रात के वक्त कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनती थीं।
इन आवाज़ों से उनकी नींद टूट जाया करती और अभी तीसरी ही रात थी कि उन्होंने मुझे जगाया। मैंने बालकनी पर खड़े होकर चौकीदार को आवाज़ दी और उसे कहा कि वो इन लानती कुत्तों का कुछ इलाज करे। उसने एक चक्कर लगाया और वापस आकर मुझसे कहा कि वहाँ तो कोई कुत्ता नहीं। बात यह है कि खुद मैंने भी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ नहीं सुनी थी, लिहाजा मैंने अपनी माँ से कहा कि वो गीदड़ों के चीखने की आवाज़ें होंगी जो अहाते के बराबर सुनसान जगह पर बोल रहे होंगे, लेकिन वो मुतमईन नहीं हुई। चंद दिनों के बाद मैंने बड़े वाले मकान के अकबी हिस्से पर गौर किया, क्योंकि आबादी के बाद कोई दिलचस्पी ना लेने के बायस अक्सर बड़ा झार झनकार पैदा हो गया था। ज़ाहिर है ऐसी जगह जहरीले सांपों का मस्कन बन जाती हैं। मैं PWD के अमले को बुलवाकर उस जगह की सफाई करवा रहा था। जब झाड़ियां हटाई गईं तो वहां कुछ छोटी छोटी कब्रें नजर आईं, संगमरमर की बनी हुई। इन कब्रों पर उसी पत्थर की तख्तियां लगी हुई थी। मैंने सोचा कि शायद वहां कुछ बच्चे दफन हों, लेकिन जब करीब से जाकर देखा तो इस किस्म की तहरीरें नजर आईं। प्यारे शिकारी कुत्ते टिमोथी की यादगार, तारीख मौत 5 जून सन 1896, दूसरी लौ। यहाँ हमारा प्यारा गोल्डी लेटा हुआ है, हम उसके लिए सुकून की दुआ करते हैं। 6 सितंबर सन 1906 वगैरह वगैरह। जाहिर है जो अंग्रेज़ अफसरान इस बरतानवी पॉलिटिकल एजेंसी में रहा करते थे वो अपने कुत्तों से मोहब्बत करते होंगे। जब ये कुत्ते मर जाते होंगे तो वो लोग इस बात को बर्दाश्त ना कर सकते होंगे कि इन कुत्तों को गुमनामी की हालत में छोड़ दिया जाए। लिहाजा उन लोगों ने अपने बंगलों के पीछे उनकी उम्दा कब्रें बनवाकर उन्हें उसमें गाड़ दिया और उन पर पत्थर लगाकर उनकी तफसीलात लिख दी। लेकिन ये कुत्ते आराम से ना रहे और कभी कभार रातों को भौंक भौंक कर मेरी माँ की नींद खराब करते रहे। लेकिन मैं जिस एक ज़्यादा दिलचस्प वाक़े का हवाला दे रहा था वो ये वाक़या नहीं। ये कुत्ते वाला वाक़या तो दरअसल एक बहुत मामूली सी कहानी थी। ये दूसरा वाक़या उस वक्त पेश आया जब हम सरकारी दौरे पर सहोरी गए। अपनी माँ, बीवी और बच्चे को इतने बड़े और तनहा मकान में छोड़ने की बजाय मैं उन लोगों को भी अपने दौरों पर साथ ले गया। सोहरी पालनपुर से बहुत दूर नहीं था और हम कोई 1 घंटे तक कार में चलकर सोहरी के डाक बंगले के हाथे में दाखिल भी नहीं हुए थे कि मेरी माँ की नज़र उन लंबे लंबे दरख्तों पर पड़ी जिन पर चमगादड़ें बसेरा करने के लिए आ रहे थे। ये देखते ही मेरी माँ ने ऐलान कर दिया कि वो डाक बंगला भूतों का मस्कन है। मेरी माँ उस बंगले पर रात गुजारने से हिचकिचा रही थी और सोच रही थी कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएं। लेकिन मैंने उन्हें बताया कि मुझे यहाँ कुछ सरकारी काम करना था और दूसरी कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हम लोग ठहर सकते। लिहाजा वो बड़े तजब्जब के बाद अपनी ख्वाहिश के खिलाफ वहीं ठहरने पर आमादा हो गई। उस डाक बंगले में 3-3 कमरों के कतई थे, हर किनारे पर 2-2 बेडरूम और उनके दरमियान एक ड्राइंग रूम जिसके पीछे बावर्ची खाना था। मेरी माँ ने किनारे वाले बेडरूम में सोने से इनकार कर दिया क्योंकि इस तरह हमारे दरमियान एक डाइनिंग रूम पड़ता और फासला बहुत हो जाता। लेकिन मैंने पग्गी यानी बूढ़े निगरान को बुलाकर अपनी माँ का बिस्तर बेडरूम से निकलवा कर डाइनिंग रूम में लगवा दिया। पग्गी एक दिलचस्प लफ्ज़ है और पुराने डाक बंगलों के निगरानों के लिए आमतौर से इस्तेमाल होता है। ये लफ्ज़ पुराने जागीरदाराना दौर की वाक़यात में से है जब इस किस्म के डाक बंगले शिकारियों के ठहरने के लिए इस्तेमाल होते थे और एक खोजी उन डाक बंगलों से वाबस्ता रहता। पग्गी वो शख्स होता है जो चीतों को उनके पग यानी निशाने कदम की मदद से ढूंढता है। हम उस रात खाना खाने के बाद जल्द ही सोने चले गए। मेरी बीवी जब बच्चे को सुला चुकी तो कुछ देर तक मैंने उनसे बातें की और फिर हम सो गए। वहाँ मच्छर बहुत थे और मैंने अपनी माँ से कहा था कि वो खुद को अच्छी तरह मच्छरदानी से ढांप लें। मैंने खुद भी यही किया। रात के कोई 2 बजे होंगे जब मैंने एक चीख सुनी। मैं गहरी नींद से बेदार हो गया और कुछ देर तक मेरे औसान बहाल न हुए। फिर मुझे डाइनिंग रूम से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आई। दरअसल मेरी माँ कुछ कहना चाहती थी लेकिन उनकी ज़ुबान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। उस वक्त तक हुसन आरा भी जाग गई थी। मैं बिस्तर से निकला और भागता हुआ मुश्किल से 2 कदम में डाइनिंग रूम के अंदर दाखिल हुआ। लाइट जल रही थी। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपनी माँ को शब्बा खैर कहने के बाद लाइट बुझा दी थी। वो अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी और मच्छरदानी अब तक उनके गिर्द लिपटी हुई थी। हुसन आरा ने भी बच्चे को मच्छरदानी में लपेट कर वहीं छोड़ा और भागती हुई मेरे पीछे आ गई। हमें अपनी माँ को दिलासा देने में कुछ वक्त लगा और फिर हमने उनसे पूछा कि आखिर किस चीज़ से वो इस कदर खौफजदा हो गई थी। बात यह हुई कि मैं बहुत गहरी नींद सो रही थी कि मैंने लाइट जलाने की आवाज़ सुनी। मैं जाग गई और देखा कि एक अंग्रेज़ जोड़ा मेरे बिस्तर की पायंती जानिब खड़ा है। मर्द सूट और हैट पहने हुए था और उसके दाहिने हाथ में एक छड़ी थी। उसका बायां हाथ गायब था, खाली आस्तीन लटक रही थी। औरत शाबू ख्वाबी के एक लंबे गाउन के अलावा एक झालरदार बड़ा अजीब सा हैट पहने हुए थी। पहले तो मैं ये समझी कि गालबन वो लोग इसी डाक बंगले में ठहरे हुए थे और घूम फिर कर फिर कहीं से वापस आ रहे थे। औरत ने अपना हाथ मच्छरदानी के अंदर डाला और मेरे पैर को पकड़कर हिलाया और बोली, तुम यहाँ डाइनिंग रूम में क्यों सो रही हो? क्या ये कोई बेडरूम है? ये सोने की जगह नहीं है। निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से। उसका लहजा बड़ा करख्त और दुरुस्त था और वह अंग्रेज़ों के लहजे में हिंदुस्तानी बोल रही थी। इसके बाद वो दोनों यहाँ से निकलकर तुम्हारे बेडरूम की तरफ चले गए। उस वक्त मैंने देखा कि वो औरत लंगड़ा रही थी।
तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर वो जोड़ा बस गायब हो गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं भूतों को देख रही थी। मैं बैठ गई और चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें आवाज़ देने लगी, लेकिन वो आवाज़ बस चीख की शक्ल में निकल रही थी। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या कह रही थी। ये किस्सा सुनाते वक्त मेरी माँ डाइनिंग रूम में खौफजदा निगाहों से इधर उधर देख रही थी। अचानक उन्होंने हुसन आरा को देखा और चौंक कर पूछा, बच्चा कहाँ है? क्या तुमने उसे अकेला छोड़ दिया है? अब खौफजदा होने की बारी हुसन आरा की थी और हम तीनों भागते हुए अपने बेडरूम की तरफ आए। ये देखकर हमें एक झटका सा लगा कि बिस्तर खाली था, हालांकि मच्छरदानी अब तक बिस्तर से लिपटी हुई थी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, हुसन आरा ने चीखते हुए कहा। उस वक्त मैंने देखा कि बच्चा बरामदे की तरफ जाने वाले दरवाजे के पास पड़ा था और गहरी नींद सो रहा था। हुसन आरा भागती हुई गई और उसने बच्चे को उठा लिया, लेकिन वह ऐसी गहरी नींद सो रहा था कि उसने जरा भी हरकत ना की। मेरी माँ ने इसके बाद डाइनिंग रूम में सोने से इनकार कर दिया। हमने उनका पलंग अपने कमरे में मुंतकिल किया और फिर बकिया रात किसी न किसी तरह परेशानी में गुजार दी। दूसरे दिन सुबह ताल्लुके का मामलतदार हमारे साथ नाश्ते में शरीक था। उसने सन 1920 के अशरे में महकमा मालियात में एक क्लर्क के तौर पर अपनी मुलाजमत की इब्तदा की थी। अब उसकी पेंशन का ज़माना करीब आ रहा था, तो शहूरी का मुकामी बाशिंदा होने की वजह से उसका आखिरी तकर्रर अपने ज़िले में हो गया था। जब मैंने रात वाला वाक़या उसे सुनाया तो उसने किसी ताज्जुब का इजहार न किया। हजूर, सिर्फ आपकी माँ ने उस जोड़े को नहीं देखा है, उसने कहा। बहुत से लोग वक्तन फ़वक्तन उस जोड़े को देख चुके हैं। उस मर्द का नाम एंड्रयू मैकफील्ड था। वो कस्टम का असिस्टेंट कलेक्टर था और सोई गांव के एक बंगले में रहा करता था। वो शिकार का बड़ा शौकीन था और इस डाक बंगले में आकर ठहरा करता। उन दिनों ये इलाका शिकार से भरा हुआ था। हिरन, चीते और तेंदुए, हर किस्म के जानवर मौजूद थे। मुझे याद है कि जब मैं छोटा सा था तो मैंने मैकफील्ड साहब को देखा था। एक बार वो अपने साथ अपनी बीवी को भी लाए थे। वो दोनों एक आदमखोर शेर के शिकार पर गए, लेकिन वो उसे सिर्फ जख्मी करने में कामयाब हो सके। तीसरी रात वो दोबारा गए, लेकिन इस बार शेर ने उन्हें आ लिया। वो दोनों बहुत बुरी तरह जख्मी हुए। मैकफील्ड साहब का बाएं हाथ और उनकी बीवी का एक पैर ज़ाया हो गया। वो दोनों मोहलिक जख्मों के साथ यहाँ गेस्ट हाउस में लाए गए, लेकिन सुबह होते होते वो दोनों मर गए। मेरी तबीयत में शक व शुबे का मादा बहुत है। मैं सुबह से अपनी माँ को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि जो कुछ उन्होंने देखा था वो महज एक ख्वाब था, और कलेक्टर के बंगले में रह रहकर और उन गोरों का जिक्र सुन सुनकर जो कभी वहाँ रहा करते थे, वो नफ्सियाती तौर पर उन लोगों के भूत देखने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। लेकिन जब मेरी माँ ने मामलतदार की कहानी सुनी तो उन्होंने बड़े फातिहाना अंदाज में मेरी तरफ देखा, जैसे वो कह रही हूँ, अब तुम्हें मेरी बात का यकीन आया या नहीं? मुझे यकीन आया हो या ना आया हो, ये एक अलग सवाल है, लेकिन मुझे जो चीज़ आज तक हिलजान में मुब्तला किए हुए है वो ये है कि सोता हुआ बच्चा बिस्तर से बाहर कैसे निकल गया और मच्छरदानी में लिपटाया वो किस तरह दरवाजे तक पहुंच गया। हालांकि उसकी उम्र सिर्फ चंद माह की थी। बहरहाल हमने उसी रोज़ अपना सामान बांधा और अपना दौरा मुख्तसर करके पालनपुर वापस आ गए। सोहरी में दूसरी रात गुजारने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने इस बात की इब्तदा ये कहकर की थी कि मेरी बीवी के अंदर माफूकुल फितरत असरात को महसूस करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। हालांकि अब उनकी यह सलाहियत बहुत कम हो गई है। गुज़िश्ता 6 साल से उन्होंने कोई भूत नहीं देखा। हुसन आरा की उम्र अभी 20 साल भी ना हुई थी कि मेरे साथ उनकी शादी हो गई। उस वक्त उनके मावराए हवास अदराक की कुव्वत अपने अरूज पर थी। जब कभी मेरी माँ बताती कि ये बंगला या वो बंगला भूतों का मस्कन है, या इस कमरे में या उस कमरे में भूत आ जाया करते हैं, तो हुसन आरा कभी वाज़े तौर पर और कभी अपनी मानी खेज खामोशी से इस बात की तायद करती थी। और इस तरह ज़िंदगी अपने पूरे जोशो खरोश और हलचल के साथ गुजर रही थी। एक रोज़ शाम को हुसन आरा बूढ़े चपड़ासी मूसा को साथ लेकर पालनपुर में पुराने वाले बंगले में गई। वो ये देखने गई थी कि रात से पहले तमाम दरवाजे वगैरह बंद कर दिए गए थे। जब वो कमरे में चक्कर काट रही थी तो उन्होंने लोबान की बहुत तेज़ खुशबू महसूस की। उन्होंने इधर उधर देखकर ये जानने की कोशिश की कि वो खुशबू कहाँ से आ रही थी। उन्होंने मेहराबी कबे की तरफ देखा तो उन्हें वहाँ कोई बैठा हुआ नजर आया। वह शख्स सफ़ेद लिबास पहने हुए था। हुसन आरा की समझ में कुछ न आया कि वो कौन था। लिहाजा बजाय खौफजदा होने के वह तजस्सुस के अंदाज में आगे बढ़ी ताकि हकीकत मालूम कर सकें। लेकिन मूसा ने उन्हें मना करने की कोशिश की। ठीक है बेगम साहब, बेहतर है वहाँ ना जाएं, सब ठीक है, आइए वापस चलें। मैंने तमाम खिड़की दरवाजे मजबूती से बंद कर दिए। बहुत दिनों के बाद हुसन आरा के असरार पर मूसा ने उन्हें बताया कि वहाँ के मुकामी लोगों का ख्याल था कि बड़ी वाली इमारत बनने से पहले वहाँ किसी बुजुर्ग की पुरानी कब्र थी। जब बरतानवी पॉलिटिकल एजेंट के लिए बंगला तामीर करने का फैसला हुआ तो कब्र मिसमार कर दी गई। इस बंगले में काम करने वाले पुराने नौकरों का ख्याल था कि जिस जगह कब्र थी इस्तकबालिया कमरा उसी जगह बना था। वक्तन फ़वक्तन किसी न किसी को वहाँ लोबान की खुशबू आती थी और उस कबे में किसी हमजाद के धुंधले नकूश नजर आते थे। उस कबे के साथ एक बेडरूम था।
लोगों को यह भी यकीन था कि जो शख्स भी उस बेडरूम में सोता था उसे सुबह तक बुखार ज़रूर चढ़ाता था। एजेंसी के ज़माने में यह कमरा मेहमान खाने के तौर पर इस्तेमाल होता था, लेकिन जब बहुत से मुसलमान बुखार का शिकार हो गए तो एजेंट ने उसका इस्तेमाल बंद करा दिया और कमरे को मुकफ्फल कर दिया। जब हमने इस बंगले पर कब्जा किया तो ये इसी तरह मुकफ्फल था। मुझे इन कहानियों की सदाकत का इल्म नहीं, मैं इनकी तायीद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद उस कमरे में कभी नहीं सोया। सर कटा इंसान बोलता रहा। तरनी तार एक ऐसा गैर मारूफ मुकाम है कि गुजरात के आम नक्शों में तो इसका कोई नामो निशान नहीं मिल सकता, लेकिन जिन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ उन दिनों वो जगह जजीरा नुमा सौराष्ट्र में खासी मशहूर थी, क्योंकि हर साल सावन के महीने में तरनी तार में एक मेला लगता था जिसमें शिरकत करने के लिए जजीरा नुमा के अंदर 100 मील दूर से लोग आते थे। रिवायत ये बयान की जाती है कि राजा दरवीद ने अपनी मशहूर बेटी का स्वयंवर यहीं रचाया था और महाभारत के हीरो अर्जुन ने उसी स्वयंवर में तीरंदाजी के कमाल का मुजाहरा किया। जिला के मुकामी अफसरों और अहलकारों की मामूली मदद के साथ इस मेले के मुंतजमीन बड़ी बड़ी चरखियां, झूले और हंडोले लगाते और तीरंदाजी और किस्मत आजमाई के स्टॉल कायम करते, जो सादा मजाज और बेजा तकल्लुफ देहातियों की दिलचस्पी और उन्हें मेले में खींच लाने का बायस बनते। तरनी तार का मेला एक सीधा सादा देहाती मेला था, जहाँ किसान ज़रूरी आलात और कीमियावी खाद खरीदते थे, बेहतरीन नस्ल के बैल तलाश करते और पगड़ी के लिए लाल रंग के कपड़ों का मोल भाव करते थे। उनकी बीवी अपनी चोलियों और पेटीकोट के लिए रंग बिरंग के कपड़े खरीदती थी और शीशे की चमकदार चूड़ियों की कीमतों पर तकरार करती थी। गांव की गोरियां झुंड की झुंड उस मेले में आती, आपस में खी 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 करती और उन तनुमंद देहाती नौजवानों को प्यार की नज़रों से देखती जो अपनी घेरेदार कमीज़ों में अकड़ अकड़ कर चलते, अपनी कमर के गिर्द चांदी की भारी जंजीरें बांधते जिनमें टन टन करती हुई छोटी छोटी घंटियां लगी रहती। रब्त जब्त बढ़ाए जाते और अलबेला नौजवान अपनी महबूबा को गूदने वाले की दुकान पर ले जाकर उसके बाजू पर अपना नाम गुदवाता। मेले में अवामी मुजाहरे होते, ढोल की ताल पर रक्स होते, कोई भी सुक्ताहट का शिकार नहीं होता, जिसका मुजाहरा शहर के लोग देहाती माहौल में करते हैं। हर शख्स वहाँ खुश रहता और खुश नजर आता। ये मेला 3 दिन तक कायम रहता और 3 दिनों में हज़ारों देहाती इसे देखने आते। मवेशी तब्दील किए जाते थे, बैल खरीदे और बेचे जाते और मिठाइयों की दुकानों पर गेंठिया और जलेबी वगैरह जैसी मुख्तलिफ इकसाम की मिठाइयाँ खूब बिकती थी। लिहाजा मुकामी मामलतदार ने जब थानगढ़ में, जहाँ मैं दौरे पर आया हुआ था, मुझे ये मेला देखने की दावत दी तो मैंने हुसन आरा और बच्चों के साथ ये मेला देखने का फैसला किया। जो ही हम मेले के करीब पहुंचे तो पैदल चलने वालों और बैलगाड़ियों की वजह से सड़क तकरीबन बंद हो चुकी थी। हज़ारों देहाती अपने त्यौहार वाले लिबास में मेले की तरफ जा रहे थे और सैकड़ों देहाती वापस आ रहे थे। आने जाने वाले मजमा ने जीप के लिए रास्ता नामुमकिन बना दिया था, लिहाजा हमें अपनी जीप से उतरकर पैदल चलना पड़ा। गर्मी और गर्द की वजह से माहौल ज़्यादा तकलीफदेह हो रहा था। मेले के असल मैदान में पहुंच जाने के बाद ही हमें सुकून मिला। जब हम सौराष्ट्र के तमाम मवेशी देख चुके, काठियावाड़ी घोड़ों का मुआयना कर चुके और तकरीबन हर दुकान पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुक चुके और इस दुकान से कुछ गंठिया और उस दुकान से कुछ जलेबी खरीद चुके, और जब हम एक किनारे अपनी दुकान लगाए हुए नजूमी को अपना हाथ दिखाकर अपने अंदर आने वाले हालात के बारे में खुशखबरियां सुन चुके, तो हमने वापसी का फैसला किया। अभी हम वापसी वाले फाटक के पास पहुंचे ही थे कि मैंने एक फटा हुआ खैमा देखा, जिसने गालबन हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ज़माने में अच्छे दिन देखे होंगे। कसरत इस्तेमाल से अब इस खैमे की रस्सियाँ भी घिस चुकी थीं और मोगरी की चोट खा खा कर इस खैमे की मेखों का ऊपरी हिस्सा फैल चुका था। कदरे स्याह रंग का एक शख्स जिसकी उम्र 30 साल से कुछ ऊपर होगी, उस पर्दे के पास खड़ा था जो खैमे के दरवाजे का काम दे रहा था। वह एक खुश मजाज आदमी मालूम होता था। उसके होंठों के किनारों पर एक मुस्कुराहट मुस्तकिल बुनियाद पर फैली हुई थी। उसके बाल बगैर कंघी के थे और दिन भर की पड़ी हुई गर्द ने उन्हें तकरीबन सफ़ेद कर दिया था। वह एक खाकी ड्रिल की कमीज़ पहने हुए था जो गालिबन फौजी स्टोर की मुस्तरद शुदा होगी। कमीज़ का कपड़ा भी खैमे ही की तरह खस्ता हाल हो चुका था। उसकी एक जेब गायब हो चुकी थी और बहुत से बटन भी कम हो चुके थे। इसी कपड़े की बनी हुई उसकी पतलून आज के लिहाज से फैशन वाली समझी जाएगी, क्योंकि उसकी तमाम सिलाई बोसीदा हो चुकी थी और उसमें से धागे नीचे लटक रहे थे। हर लिहाज से वो एक गरीब देहाती मालूम हो रहा था, जिसने शहर के मुस्तरद कपड़ों के एवज अपना रवायती लिबास उतार फेंका था। जो ही उसने मुझे सरकारी एहलकारों और पुलिस के जवानों के झुंड में चलते देखा, उसे यकीन हो गया कि कुछ गाहक आ गए। चुनाचे उसने आवाज़ें लगानी शुरू कर दी। आइए साहब जी, आइए आइए, बराहे करम आइए आइए, और बगैर सर वाले आदमी को देखिए। आइए साहब जी, बगैर जिस्म वाले आदमी को बातें करते हुए सुनिए। साहब जी, ये एक हैरत अंगेज़ चीज़ है जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी।
और ना मेरे खेमे के अलावा इसे कहीं और देख सकेंगे। साहब जी गरीब आदमी हूँ, अगर आप आ जाएंगे तो मेरी किस्मत खुल जाएगी। अगर आप आ जाएंगे तो फिर बहुत से लोग मेरा यह कमाल देखने आएंगे। मैं आपका दिया हुआ सर्टिफिकेट उन लोगों को दिखाऊंगा। आइए साहब आइए, बराहे करम ज़रूर आइए। ईमानदारी की बात यह है कि मेले की तपती हुई धूप में घूम फिर कर और कोई 2 किलोग्राम गर्दो गुबार फांक कर अब हम मजीद कोई तमाशा देखने के लायक नहीं रह गए थे, ख्वाह वो बेसर वाला हो या सर वाला। इसके अलावा मैं ऐसे चलते फिरते शोबदेबाज बहुत देख चुका था, जो गली कूचों में तरह तरह के शोबदे दिखाते फिरते हैं, जो अपने मुंह से जिंदा काला बिच्छू उगलने के अलावा रेत के तौदे से पलक झपकने में आम का दरख्त उगा देती हैं। कोई भी ज़हीन आदमी जो पैदाइशी भोला भाला ना हो, ज़रा सा गौर से देखकर इस तरीके को समझ सकता है जिससे वो शोबदा दिखाया जाता है। यानी शोबदेबाज का हाथ कितनी तेज़ी से चलता है और वह पूरी चरब ज़ुबानी के साथ बहुत तेज़ लहजे में पटर पटर बोलते हुए देखने वाले की तवज्जो ऐन वक्त पर कैसे इधर उधर बांट देता है। ये सोचकर मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन वो करतबी इंसान मेरा पीछा छोड़ने पर आमादा ना था। वह तकरीबन मेरा रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह मुसलसल खुशामद कर रहा था, यहाँ तक कि मेरा दिल पसीज गया। मैंने सोचा कि मेरे चंद मिनट ज़ाया होंगे, लेकिन यह शख्स कितना खुश हो जाएगा। और यहाँ दाखिला फ़ीस कितनी है? मैंने पूछा। नहीं साहब जी, आपके लिए कोई फ़ीस नहीं है। ना आपके लिए कोई फ़ीस है और ना आपके साथ किसी साहब लोग या बेगम साहब के लिए कोई फ़ीस है। बिल्कुल मुफ्त है साहब जी, मेहरबानी करके आ जाइए। नहीं, मुझे अफसोस है, बगैर फ़ीस दिए ना मैं जाऊँगा ना मेरे साथियों से कोई जाएगा। तुम मुझे फ़ीस बताओ वरना हम लोग जा रहे हैं। मेरी यह शर्त सुनने के बाद उस करतबी आदमी ने झिझकते हुए 4 आने फ़ीस फ़ीस बताई। उन दिनों भी यह फ़ीस बहुत हकीर थी, लिहाजा हम फ़ीस देकर अंदर चले गए। खैमी का रकबा 8 मुरब्बा फुट से ज़्यादा ना था और अंदर से भी वो उतना ही खस्ता हाल था जितना बाहर से नजर आ रहा था। जो ही हम खैमे में दाखिल हुए, मेरी नज़रें खैमे के वस्त में एक चबूतरे पर कायम एक इंसानी सर पर पड़ी। कोई जिस्म उस सर से मौलिक नहीं था। खुद चबूतरा भी बांस की 4 खपचियों पर कायम था। उसकी बुलंदी कोई 4 फुट थी। वह ज़मीन से 4 कोनों पर उठा हुआ था, जिनके दरमियान 3 फुट का फासला था। उसके ऊंचे वाले हिस्से पर बांस की 4 खपचियाँ लगी हुई थीं और हर तरफ बांस ही की तीलियाँ आड़ी तिरछी लगाकर उसे मजबूत किया गया था। जहाँ ये तीलियाँ एक दूसरे को कता कर रही थीं, वहाँ 8 मुरब्बा इंच का एक तख्ता लगा हुआ था। इस तख्ते पर एक इंसानी सर रखा हुआ था, जिसे मिट्टी से प्लास्टर करके जहाँ गर्दन ख़त्म होती थी वहाँ तख्ते से पेवस्त कर दिया गया था। तख्ते के नीचे खाली जगह थी और कोई शख्स भी दूसरी तरफ खड़े हुए तमाम लोगों को चारों खपचियों के जरिए देख सकता था। वहाँ से कुछ फासले पर बगैर सर का एक जिस्म पड़ा था, जो एक चादर से ढका हुआ था। सर कटी हुई गर्दन पर मिट्टी का प्लास्टर किया गया था। मैंने मुर्दा जिस्म की ज़्यादा फिक्र नहीं की, क्योंकि असली सर को छुपाकर धोखा देना आसान था। मेरी सारी तवज्जो खैमे के दरमियान बोर्ड पर रखे हुए इंसानी सर पर थी, क्योंकि ये इंसानी सर जिंदा था। हम जो ही खैमे में दाखिल हुए, उस सर ने हमें इस तरह देखा कि हम लोगों की नज़रें आपस में मिली। इसके बाद वो इस तरह मुस्कुराने लगा कि उसके सफ़ेद दांतों की दोनों की तारें नज़र आ रही थीं। मैं बदहवास हो गया, बल्कि मुझे यह एतराफ़ करने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि खौफ के मारे मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी थरथरी छूट गई। वह करतबी शख्स भी हम लोगों के साथ ही खैमे में दाखिल हुआ और उसने सर को मुखातिब करके कहा, बड़े साहब आए हैं और बहुत से साहब लोग भी उनके साथ आए हैं, इन सबको सलाम कर, ए बेसर के आदमी। ये सुनते ही चादर के नीचे वाले जिस्म ने नमस्ते के अंदाज में अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और साथ ही सर ने अपना मुंह खोलकर कहा, नमस्ते। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वह दोनों आपस में मिले हुए हों। बिना जिस्म वाले सर से निकलने वाली आवाज़ सुनकर मेरे सर के बाल जड़ से खड़े हो गए। हमारे खैमे में खुश आमदीद साहब जी, मेरा सलाम कबूल कीजिए। मैं मुअज़्ज़ज़ खातून यानी आपकी बेगम साहिबा को भी खुश आमदीद कहता हूँ। सर ने ये जुमले कहे जबकि उसकी आंखें कोने में खड़ी हुसैन आरा की तरफ मुड़ गईं। और मेरा सलाम आपके छोटे बच्चे को। इसके बाद उस सर की नज़रें डगमगाकर चलने वाले उस छोटे बच्चे पर पड़ी, जिसका सर उस बोर्ड की सतह से नीचे था। वह नज़रें जो देख रही थी उसे मेरी अक्ल मानने से इनकार कर रही थी। किसी सर को उसके जिस्म से अलहदा करके उसे किसी बोर्ड पर कैसे रखा जा सकता है, जबकि वो जिंदा भी रहे, मुस्कुरा भी सके, अपनी पलकों को उठाकर लोगों की नज़रों से नज़रें भी मिला सके और अपनी नज़रें उन लोगों पर कायम भी रख सके जिनसे वो बातें कर रहा हो, बल्कि हर वो फेल अंजाम दे सके जो किसी जिस्म से लगा हुआ सर दे सकता है। लिहाजा जो कुछ मेरी आंखें देख रही थी, मैंने उसे मानने से इनकार कर दिया। मैं उस करतबी शख्स की तरफ मुड़ा और उससे पूछा, ये करतब क्या है? ये सर कैसे बोलता है? नहीं साहब जी, ये कोई करतब नहीं है, ये जादू है। अपने जादू की कुव्वत से मैंने अपने असिस्टेंट का सर काट कर उसे बोर्ड पर रख दिया है। जब शाम होगी तो मैं उसे दोबारा इसके जिस्म के साथ लगा दूंगा और फिर हम दोनों घर चले जाएंगे। ज़ाहिर है मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आया, चूँकि उन हिलते हुए होंठों से आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। लिहाजा ये इंतकाल आवाज़ का करतब भी हो सकता था, यानी वो करतबी आदमी अपनी ही आवाज़ उस सर की जानिब इस तरह फेंक रहा हो कि वो वहीं से आती मालूम हो रही हो।
मैंने सोचकर गौर से सर की तरफ देखा कि ये यकीनन किसी किस्म का धोखा है। मैंने अपनी उंगलियों से उसके गाल को छुआ तो वो गर्म था और उससे पसीना निकल रहा था। इस सर और खेमे में किसी जगह के दरमियान किसी किस्म का तार या पाइप नहीं जा रहा था। मैंने उस करतबी शख्स से उसकी छड़ी मांगकर चबूतरे के नीचे और उसके दरमियान में ये देखने के लिए घुमाया कि खाली जगह का तासुर कहीं बिल्कुल नज़र का धोखा तो नहीं कि जिस्म के नीचे छुपा हुआ हो। मैं ये पढ़ चुका था कि स्टेज पर इस किस्म का करतब आइनों की मदद से किया जाता है, लेकिन वहाँ तो कोई स्टेज नहीं था और मैं बेजान जिस्म वाले सर से मुश्किल से 2 फुट के फासले पर इस अंदाज में खड़ा था कि हम दोनों की नज़रें आपस में मिली हुई थी। मैं सोचता हूँ कि अगर ये कोई करतब था तो 4 आने फीस लेने वाले एक सीधे साधे गरीब और अनपढ़ देहाती को इतने वसाइल कहाँ से हासिल हो जाते कि वो प्लास्टिक का ऐसा सर बनाता जिसके अंदर कंप्यूटर के कंट्रोल इस तरह नस्ब होते कि वह आंखों की पुतलियों और अपने दूसरे अजलात को हरकत देकर हदायत दे सकता और इंसानी आवाज़ में सवालों के जवाब दे सकता। लिहाजा मुझे इस इम्कान को रद्द करना पड़ा। हम सब ने उस चबूतरे का एक बार नहीं बार बार चक्कर लगाया। चबूतरे में लगी हुई बांस की तमाम खपचियों और हर कोने पर बंदी रस्सियों को झुक झुक कर गौर से देखा। कोई ऐसा निशान नहीं मिल सका जिससे ये मालूम हो सकता कि अगर ये जादू नहीं था तो फिर ये काम कैसे किया गया। आखिर मैंने उस करतबी शख्स को एक तस्दीकनामा दे ही दिया जिसमें इस बात को तस्लीम किया गया कि मैंने एक ऐसी ताज्जुब खेज चीज़ देखी जिसकी मैं कोई अकली तौजी नहीं कर सकता। इसके बाद हम उस खेमे से रुखसत हो गए। मुझे बताया गया कि बहुत दिनों से तरनी तार का मेला अवामी मेले की हैसियत से ख़त्म हो गया। उसे महकमा सियाहत ने ले लिया है और अब मेरे ज़माने के गरीब और सीधे साथी देहातियों की बजाय शहरी और गैर मुल्की सयाह उसे देखने आते हैं। लेकिन मैं अब भी सोचता हूँ कि वह करतबी आदमी जो अब 60 साल से ऊपर का होगा क्या अब भी वहीं अपने फटे पुराने खेमे और बगैर जिस्म के सर के साथ मौजूद होगा। बहरहाल तरनी तार अब तक मेरी याददाश्त में इस एक करतब की वजह से महफूज है जिसकी कोई तौजी मैं आज तक नहीं कर सका। जब कभी मुझे अनोखा वाक़या याद आता है तो इसके साथ ही मैं अपनी जवानी के दिनों के एक और ऐसे वाक़े को याद किए बगैर नहीं रह सकता जब मैं राधनपुर का SDM था। मेरे इलाके में दूर दराज का एक हिस्सा था जिसमें उस बरादरी के लोग आबाद थे जिन्हें दीफर कहते हैं। ये मखलूतुल नस्ल लोग हैं। इनमें मुख्तलिफ तनासब में सिंधी, अरब, पठान और राबरी नस्ल के खसूसियात का इम्तजाज मौजूद है। ये लोग अपने एक मखसूस मज़हब की पैरवी करते हैं जिसकी खालिस बात यह है कि ये लोग बुज़ुर्गों और कब्रों में बड़ा गहरा एतकाद रखते हैं। इनकी रिहाइश जिस इलाके में है वो किसी हद तक रेगिस्तानी, किसी हद तक पथरीला और ज़्यादातर बंजर है। अगर कहीं थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है तो दीफर वहाँ कुछ मामूली काश्त कर लेते हैं। इसके अलावा वो अपनी खुराक के लिए कुछ जानवरों का शिकार कर लेते हैं। इस इलाके के बंजर होने और दूसरे नामवाफिक जोग्राफियाई हालात की वजह से दीफरों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि वो बड़े तनोमंद और जफाकश हो गए हैं। वो अमूमन बहुत अच्छे शाहसवार होते हैं और मुझे बताया गया कि ये लोग नवाबों की फ़ौजों में शरीक होकर आला किस्म की जंगजूई का मुजाहरा करते हैं। जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान के मालिक बन गए और देसी रियासतों की फ़ौजें सुबकदोश हो गईं तो दीफरों को अपनी रोज़ी तलाश करने की ज़रूरत आन पड़ी। चुनांचे उनकी मुलाजमत का अहम ज़रिया ख़त्म हो गया और अपना वजूद कायम रखने के लिए बंजर पथरीली ज़मीन में इम्कानात उन्हें मध्यम नजर आने लगे। लिहाजा वो डाकू और मवेशी चोर बन गए। उनमें से बाज़ लोग अपने नाकाबिले रसाई इलाके से निकलते, पहले से निशान ज़दा किसी गांव पर रात के वक्त हमला करते और जो जानवर भी हाथ लग जाते वो उन्हें छीन लेते। इन लोगों में जो ज़्यादा बहादुर होते वो मौके से फ़ायदा उठाते हुए शाहराहों पर डाके डालकर मुसाफिरों को लूट लेते और इधर उधर डकैतियाँ डालते। वो किसी खौफ खतरे के बगैर ये काम करते थे क्योंकि जो ही वो अपने इलाके में दोबारा दाखिल हो जाते तो फिर उनका ताक़ुब करना मुश्किल हो जाता। उनका इलाका इतना पथरीला और रेतला था कि उसमें किसी किस्म की मोटर गाड़ी दाखिल नहीं हो सकती थी। उस इलाके में सिर्फ ऊँट या घोड़े के ज़रिए सफ़र किया जा सकता था और जहाँ तक उन दोनों जानवरों का मामला था तो इनमें दीफरों से बेहतर और कौन हो सकता है। जो ही कोई दीफर किसी घोड़े की पीठ पर बैठा या ऊँट पर सवार हुआ तो उसे गिरफ्तार करना नामुमकिन हो जाता। इन जानवरों की सवारी में पुलिस का आदमी भी किसी दीफर को शिकस्त नहीं दे सकता था। नवाबों की हुकूमत के ज़माने में जब कभी डाका तकलीफदह सूरत इख्तियार कर लेता तो नवाब खुद एक मुहिमजू फौज अपनी रहनुमाई में तैयार करता और घुड़सवारों के दस्ते दीफरों को तहस नहस कर देते और मुजरिमों के साथ मासूमों को भी सज़ा देते, जिसका नतीजा ये होता कि कुछ दिनों के लिए लूट मार का सिलसिला बंद हो जाता। लेकिन आज़ादी के बाद इस तरीके को तर्क करना पड़ा। एक आईनी हुकूमत जो कानून की पाबंद हो कानूनी वस्ता की जल्दबाजी वाले तरीकों पर अमल नहीं कर सकती। लिहाजा मुहिमाती फ़ौजों का तो तसव्वुर नहीं किया जा सकता और इन मसाइल को ज़्यादातर कानूनी तौर पर हल करने के लिए हम मजबूर हो गए। लेकिन कानूनी ज़राए और जमहूरी अमल में वक्त लगता है और लोग सब्र और इंतज़ार नहीं कर सकते। लिहाजा हुकूमत के पास शिकायतें पहुँचने लगीं और मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानिब से चंद सख्त किस्म के तहदीदनामे मौसूल हुए। DM ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं आराम से बैठा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, जबकि दीफर मेरे सब डिवीज़न में तूफ़ान मचाए हुए हैं। हालांकि ये इल्ज़ाम सही नहीं। मैंने 2 मरतबा पुलिस पार्टियाँ भेजी थीं, लेकिन दोनों बार वो लोग खाली हाथ वापस आ गए क्योंकि मुजरिम पकड़े नहीं जा सके।
चुनाचे मैंने तय कर लिया कि अब वक्त आ गया है कि मैं मामलत को खुद अपने हाथों में लूं और दीफर डाकुओं से खुद गुफ्तगू करूं और उनके साथ किसी फैसले पर पहुंचूं। मेरे बाज़ मुशीरों ने मुझे यह मशवरा भी दिया कि दीफरों को शिकस्त देने का वाहिद तरीका यह है कि उन पर चढ़ाई करके उनके चंद देहातों को जला दिया जाए। ये तमाम मशवरे सुनकर मैंने चंद आदमियों को बीच में डालकर दीफरों से गुफ्तो शनीद शुरू की और एक रोज़ मैं अपने मामलतदार और उस इलाके के सबसे सख्त सब इंस्पेक्टर के हमरा डंगरपुर के लिए रवाना हो गया। सब इंस्पेक्टर झाला को अपनी दिमागी कुव्वत से ज़्यादा अपनी जिस्मानी कुव्वत पर भरोसा था। दरअसल दिमागी कुव्वत उसके पास थी ही कम, लिहाजा वो इसका इस्तेमाल भी कम करता था। हमने झाड़ियों, टीलों और पहाड़ियों से गुजरते हुए चंद एक रेगिस्तानी मैदानों को पार किया और दोपहर के वक्त बबोल के मामूली सायों के नीचे अपने घोड़े खड़े करके कदरे आराम किया। गर्मी इतनी सख्त थी कि पहाड़ियाँ लरस रही थी और रेत चमक रही थी। हमने रास्ते में मिलने वाले चंद एक देहातों से डंगरपुर का फासला पूछा और सबने हमें यकीन दिलाया कि बस 2 खेत के फासले पर था। तकरीबन गुरूब आफ्ताब के वक्त हम डंगरपुर पहुंच गए, जिसमें मामलतदार के शऊरे राह से ज़्यादा इत्तफाक को दखल था। गांव से कोई 1 मील पहले तकरीबन 1 दर्जन दीफर लीडरों ने हमारा इस्तकबाल किया। अगरचे अपनी झाड़ीदार मूंछों, नोकीली नाकों, बड़ी और स्याह पगड़ियों के बिना पर वो लोग ज़ाहरी शक्लो शबाहत में बड़े ख़तरनाक नजर आ रहे थे, लेकिन सलाम दुआ में उनका अंदाज दोस्ताना था। हमने खुद को 1 दर्जन से कुछ ऊपर बहादुर किस्म के जंगजू घुड़सवारों के दरमियान पाया। इस तरह उन मुजरिमों के साथ हमारी पार्टी डंगरपुर की जानिब रवाना हुई। गांव के करीब मैंने एक टीला देखा जिस पर एक छोटा सा सफ़ेद मकबरा था और उसके ऊपर एक गुंबद था। गुंबद पर हरे रंग का एक झंडा लहरा रहा था। गौर खान, दीफरों के लीडर ने खुद अपना नाम यही बताया। उसने मुझे बताया कि वहाँ एक बहुत बड़े बुजुर्ग दफन है और उनके एहतराम में हम सबको घोड़े से उतरकर गांव तक पैदल जाना होगा। दीफरों के एक लीडर शौकत खान ने इस बात पर इजाफा करते हुए कहा कि बुजुर्ग को ये बात पसंद नहीं कि कोई शख्स घोड़े पर बैठकर उनके मकबरे के सामने से गुजरे। चूंकि मैं दीफरों से गुफ्तो शनीद के लिए आया था, लिहाजा मैंने हिकमत इसी में समझी कि इन लोगों की बात मान लूँ। लेकिन तनोमंद सब इंस्पेक्टर झाला ऐसे तोहमात का कायल नहीं था। अगर हम नहीं उतरेंगे तो क्या होगा, उसने पूछा। हमारी याददाश्त में अब तक कोई शख्स घोड़े पर बैठकर इस सड़क से नहीं गुजरा है थानेदार साहब, गौर खान ने जवाब दिया। मेरे वालिद ने मुझे बताया था कि एक मरतबा एक गोरा साहब अंग्रेज ने उनकी राय मानने से इनकार कर दिया और घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे उसने सड़क पार करने की ख्वाहिश की। वो यूं ही मकबरे के सामने आया, घोड़े ने उसे फेंक दिया और उसे खासी चोट आई। ये बुजुर्ग अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करते। अहमक, इंस्पेक्टर झाला ने कहा, मैं इस किस्म के तोहमात पर यकीन नहीं रखता। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये सब बड़ी बूढ़ियों की कहानी है। ये कहते ही और कबल इसके कि मैं मुदाखलत कर पाता, इंस्पेक्टर झाला ने अपने घोड़े को एड़ लगा दी, जिसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। मैंने इंस्पेक्टर झाला को रोकना चाहा और वो भी सिर्फ सियासी मसलियत की बिना पर, ना कि उसकी शाह सवारी की सलाहियत पर, किसी अदम एतमाद की बिना पर, क्योंकि मुझे मालूम था कि इंस्पेक्टर झाला शाह सवारी के मुजाहरे में गुज़िश्ता 5 साल से मुसलसल सूबाई तमगा जीत रहा है। सब इंस्पेक्टर का घोड़ा कदरे आहिस्ता अंदाज में दौड़ रहा था, लेकिन जूं ही वह मकबरे के सामने पहुंचा तो वह अचानक हिनहिनाया और पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। हमारे देखते देखते उसने इंस्पेक्टर झाला को नीचे फेंक दिया और फिर खामोशी के साथ वहां खड़ा हो गया। हम सब इंस्पेक्टर झाला की तरफ दौड़े। हमें अंदेशा था कि कहीं वो जख्मी ना हो गया हो। खुशकिस्मती से चूंकि उसका घोड़ा सरपट नहीं भाग रहा था, लिहाजा गिरने से इंस्पेक्टर को चंद मामूली जख्म लगे, लेकिन उसके गुरूर को लगने वाला जख्म ज्यादा संगीन था। वो भी लोगों के साथ पैदल चल पड़ा। वो खामोश और किसी हद तक दबा दबा सा था। हम सब ने गांव का रुख किया। दीफरों के साथ होने वाली गुफ्तगू की तफसील बताने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल उस रात बातचीत के बाद मज़ेदार खाना खाया गया। मुआहदा कतई तौर पर दूसरे दिन शाम तक जाकर तय हुआ। दीफरों को एक बेहतर इलाके में आबाद करने का फैसला हुआ जहां वो काश्त कर सकें और पुलिस की बेहतर निगरानी में रहें। हम अपने मकसद की कामयाब तकमील के बाद राधनपुर वापस आए। मजीद गुफ्तो शनीद के लिए इंस्पेक्टर झाला उसके बाद कई मरतबा डंगरपुर गया और उसने मुझसे कहा, सर, पहली बार गिरने के बाद मुझे यकीन नहीं था कि इसमें किसी बुजुर्ग की कोई करामत है। लिहाजा 3-4 मरतबा फिर जब मैं वहाँ गया तो मैंने अपनी हुनरमंदी का इम्तिहान लेने की कोशिश की, लेकिन सर लानत हो मुझ पर। जब भी मैंने उस जगह को घोड़े पर बैठे बैठे पार करने की कोशिश की, मैं गिर गया। सर, आप इस बारे में क्या कहेंगे, उसने मुझसे पूछा। मैंने कई तरीक़ों से वजाहत करने की कोशिश की। मैंने कहा कि मेरी राय में पहली बार गिरने के बाद नफसियाती तौर पर उसकी ये कैफियत हो गई थी कि जब भी उसने इसके बाद कोशिश की उसे खौफ आता था और गालिबन तहतल शौरी तौर पर वह अपना खौफ घोड़े तक पहुंचा देता था, और इसीलिए जब वो मकबरे के सामने पहुंचता था तो घोड़ा उसे फेंक देता था। लेकिन झाला इन बातों से इत्तफाक नहीं करता। साफ बात यह है कि खुद मैं भी ऐसी बातों से मुतमईन नहीं था, बिल्कुल तरनी तार के करतबी आदमी की तरह, जो मेरे लिए एक पुरस्कार राज है जिसकी कोई तौजीह मैं अब तक नहीं कर सका।